वंशानुक्रम व वातावरण। मानव का विकास दो कारकों से होता है। पहला है जैविक कारक। जैविक विकास का दायित्व माता पिता वंशानुक्रम पर होता है। सामाजिक कारक। सामाजिक विकास का दायित्व वातावरण पर होता है। जन्म से संबंधित विकास को वंशक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। वे सभी तत्व जो बालक के जन्म के समय से ही नहीं बल्कि उसके गर्भ में आने के समय से ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वे सभी तत्व जो बालक को उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं, वंशानुक्रम कहलाते हैं। बालक को न केवल अपने माता पिता से परंतु उससे अपने पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवंशिकता आदि नामों से पुकारते हैं। प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय विरासत। एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाने वाले विशिष्ट गुण अथवा लक्षण। आर.एच. वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। जेम्स डेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। पीटरसन के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। डीक मेयर के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय पाई जाती हैं। सोरेनसन के अनुसार प्रत्येक बच्चों की प्रमुख विशिष्टताओं व गुणों को निर्धारित करते हैं। वंशानुक्रम को कानूनी अवधारणा मानने वाले व्यक्ति रेडक्लिफ ब्राउन हैं। वंशानुक्रम की प्रक्रिया। मानव शरीर कोषों या कोशिकाओं का योग होता है। वंशानुक्रम का आधार कोशिका को माना जाता है। शरीर का प्रारंभ जिस कोष से होता है उसे संयुक्त कोष कहते हैं। संयुक्त कोष दो उत्पादक कोषों का योग होता है। इनमें से एक कोष पिता का होता है जिसे पितृ कोष कहते हैं तथा दूसरा कोष माता का होता है जिसे मातृ कोष कहते हैं। पुरुष व स्त्री के प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष में 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों के संबंध में मन ने लिखा है, हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं 23 + 23 = 46 गुणसूत्रों में निहित रहती है। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पितृकों में होती है। प्रत्येक पितृक एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है, इसलिए इन पितृकों को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। यही पितृक शारीरिक व मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाते हैं। अगला संयुक्त कोष, एक तरफ है मातृकोष और एक तरफ है पितृकोष। तो मातृकोष में 23 गुणसूत्र होते हैं और पितृकोष में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। बालक का लिंग निर्धारण। अतः इसी पुरुषों में 22 जोड़ों का आकार स्त्री पुरुष दोनों में समान रहता है, जिन्हें आत्म गुणसूत्र कहा जाता है। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यह स्त्रियों में तो समान XX होता है, लेकिन पुरुषों में एक लंबा गुणसूत्र होता है तथा दूसरा गोल होता है। लंबे गुणसूत्र को X गुणसूत्र तथा गोल गुणसूत्र को Y गुणसूत्र कहा जाता है। अतः इसी स्त्री में XX गुणसूत्र होता है और पुरुषों में XY दोनों गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण। जब माता का X गुणसूत्र पिता के X गुणसूत्र से मिलता है तो ऐसी स्थिति में लड़की का जन्म होता है, तथा जब पिता का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। पिता का और माता का। पिता का X गुणसूत्र होता है पिता और माता। पिता का है XY गुणसूत्र और माता का होता है XX गुणसूत्र। पिता के में X लंबा होता है और प्लस माता के में X लंबा, तो लड़की का जन्म होता है। Y पिता का होता है तो गोल होता है और माता का X होता है लंबा होता है, तो लड़का जन्म लेता है। मानव जाति के वंश सूत्रों की कुल संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। पुरुष की 23वीं जोड़ी में X व Y गुणसूत्र होते हैं तथा महिला की 23वीं जोड़ी में XX गुणसूत्र होते हैं। जीन द्वारा आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है। मातृकोष 23 गुणसूत्र और पितृ के 23 गुणसूत्र बराबर 46 गुणसूत्र सामान्य बच्चा हो तब सामान्य बच्चा जन्म लेता है। अगर गुणसूत्रों की संख्या 45 हो तो टर्नर सिंड्रोम की समस्या आ जाती है तथा 47 गुणसूत्र हो तो डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 के बीच में होती है। क्रोमोसोम्स की विसंगति।
एक्स वाई वाई की असमानता, पुरुष अपराधी बन जाता है। एक्स एक्स वाई की असमानता, देखने में पुरुष जैसा लेकिन वह अप्रजातीय होता है। इसे क्लाइन फेल्टर संलक्षण कहते हैं। एक्सों की असमानता होने पर महिला होते हुए महिला का गुण नहीं, बचपन की समस्या होती है। इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। 1950 ईस्वी में विशेषज्ञों द्वारा यह पता लगाया गया कि जीन में मुख्य रूप से दो जैविक अणु, जिन्हें डीएनए तथा आरएनए कहा जाता है, जो दो जीन्स क्रोमोसोम्स में एक साथ एक जगह पर होते हैं, उन्हें होमोलॉग जीन्स कहते हैं। जन्म के पहले दिन बच्चे के शरीर से खून लेकर एक विशेष प्रविधि द्वारा जांच की जाती है, जिसे कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम, इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। इस सिंड्रोम के कारण एक अलग आकार का चेहरा बौद्धिक विकलांगता, मानसिक मंदता और शारीरिक विकास में देरी का कारण बनता है। सर्वप्रथम ब्रिटिश डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन्स ने इसे सामान्य लक्षणों को वर्गीकृत किया, इसलिए इनके नाम पर इस विकार का नाम पड़ा। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो अतिरिक्त गुणसूत्र क्रोमोसोम्स 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी किसी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है। बालक की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 23 गुणसूत्र माँ से तथा 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं। परंतु यदि किसी बच्चे में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसमें डाउन सिंड्रोम विकार होता है। टर्नर सिंड्रोम, यह स्थिति एक क्रोमोसोम्स गुणसूत्र की कमी या आधे क्रोमोसोम्स की उपस्थिति के कारण पैदा होती है। सर्वप्रथम 1938 में संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉक्टर हेनरी टर्नर द्वारा टर्नर सिंड्रोम का वर्णन किया गया है। वंशानुक्रम के नियम का सिद्धांत। वंशानुक्रम के नियम का सिद्धांत, नंबर 1 है समानता का नियम, दूसरा होता है विभिन्नता का नियम, तीसरा होता है प्रत्यागमन परावर्तन का नियम, चौथा होता है बीज कोषों या जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, पाँचवा होता है अर्जित उपार्जित गुणों के संरक्षण का सिद्धांत, छठवां होता है मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत, सातवां होता है गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, आठवां होता है डार्विन का विकासवादी सिद्धांत। पहला है समानता का नियम। सृष्टि का नियम है कि एक मानव को तथा पशु को जन्म देता है, अर्थात समान जीव को जन्म देता है। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतान होती है। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान तथा मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। आदमियों की संतान आदमी हुई होती है, ना कि पशु। आम के पौधे से आम ही प्राप्त होते हैं। विभिन्नता का नियम, इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे बुद्धि, रंग, स्वभाव में कुछ भिन्न होते हैं। तीसरा है प्रत्यागमन परावर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के ठीक विपरीत गुण पाए जाते हैं। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में मंदबुद्धि होने की प्रवृत्ति और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चों में प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन है। जैसे काले माता पिता के गोरी संतान का होना, बुद्धिमान माता पिता के मंदबुद्धि संतान का होना। चौथा है बीज कोषों जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत अथवा सेल विज्ञान। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीजमैन जर्मनी का कथन है कि बीज कोषों का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। बीजमैन ने ही उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार अर्जित गुणों का विकास बालक में संचरण नहीं होता है। इस सिद्धांत की पुष्टि की हेतु बीजमैन ने कुछ चूहों को लिया और उनकी पूंछें काट दी। इस प्रकार वह कई पीढ़ियों तक पूंछें काटता जा रहा था, किंतु किसी भी पीढ़ी में कोई पूंछ विहीन चूहा पैदा नहीं हुआ। जैसे एक माँ को किसी ब्यूटी पार्लर की मदद से अपने बालों को घुंघराला करवा लेती है, तो वह अपने बालों का घुंघरालापन पंचक्रम विरासत के रूप में अपनी बेटी को नहीं दे सकती। बीजमैन ने माना कि प्रत्येक मानव में दो प्रकार के बीज कोष होते हैं। पहला है दैहिक कोष, इसमें शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। दूसरा उत्पादक कोष, यह बीज कोष पर निर्भर करता है जो कि माता पिता से प्राप्त होते हैं, यही वंश परंपरा पर निर्धारित होता है। पांचवा है अर्जित उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन गुणों का प्रभाव जनन द्रव्य पर होता है। विकासवादी लेमार्क ने लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने
जीवन में कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। लेमार्क के इस कथन की पुष्टि मैकडूगल और पालोव ने चूहों पर तथा हैरिसन ने कीट पतंगों पर परीक्षण करके किया। हैरिसन ने जो शोध किया वह कीट पतंगे फैक्ट्री के बाहर बैठे रहते थे, जिससे धुएं से पंख खत्म हो गए और फिर वह अकाले ही पैदा होने लगे। अफ्रीका में पाए जाने वाले जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और कालांतर में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में भी संचारित होता गया। छठवां है मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। ग्रेगर जॉन मेंडल 20 जुलाई 1822 और 6 जनवरी 1884। मेंडल वनस्पति शास्त्रीय ऑस्ट्रिया निवासी थे। इस नियम के अनुसार वर्णसंकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। मेंडल ने मटर के पौधे और काले व सफेद चूहों पर प्रयोग किए थे। इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के एक पादरी मेंडल ने प्रतिपादित किया था। उसने अपने गिरजे के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई तथा उगने वाली मटरों को फिर कई बार बोया। अंत में नतीजन उगने वाली शुद्ध मटरें वास्तविक थीं। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। मेंडल ने इस नियम के 2 उपनियम भी बताए हैं। पहला है पृथक्करण का सिद्धांत। जो गुण पहली पीढ़ी में दबा रहता है वह समाप्त नहीं होता है, बल्कि बाद की पीढ़ियों के सदस्यों में दिखाई देता है। दूसरा है स्वतंत्र छँटाई का सिद्धांत। एक आनुवंशिक का गुण विकास दूसरे वितरण आनुवंशिक गुण के वितरण से प्रभावित होता है तथा स्वतंत्र होता है। गाल्टन का सजीव सांख्यिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी प्राप्त होता है। मंदबुद्धि माता पिता के बालक का प्रतिभाशाली होना, यह गुण उस बालक के किन्हीं पूर्वजों से आया हुआ है। 8वां है डार्विन का विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने अपने आप को निरंतर बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने पर बल दिया है। अगला है बालक के विकास पर वंशानुगतता का प्रभाव। बालक के विकास में वंश परंपरा का प्रभाव तो उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि जहाँ बालक तथा उसके माता पिता में जो समानता पाई जाती है वह है तो सही, परंतु बहुधा दोनों में अंतर भी देखने को मिलता है। बाल विकास पर वंशानुगतता के प्रभाव को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 है शारीरिक गठन एवं बनावट। बालक का शारीरिक गठन एवं शरीर की बनावट उसके वंशजों माता पिता पूर्वजों पर निर्भर करती है। माता पिता की लंबाई, रंग, स्वास्थ्य आदि पर प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। वंशानुक्रम से पता चलता है कि बच्चों में माता पिता की विशेषताएं व्यवसायिक योग्यता की कुशलता भी है प्रायः हस्तांतरित होती है। कैटल ने अमेरिकन वैज्ञानिकों के परिवारों पर शोध किया और पाया कि उनमें से 2/4 व्यवसायी वर्ग, 1/2 भाग उत्पादक वर्ग और केवल 1/4 भाग कृषि वर्ग के थे। इससे पता चलता है कि व्यवसाय कुशलता वंश पर आधारित होती है। तीसरा है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। जो लोग वंश में से अच्छा चरित्र गुण और सामाजिक स्थिति संबंधी विशेषताओं को लेकर उत्पन्न होते हैं वे ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अतः इस संदर्भ में बिनशिप का मत है कि गुणवान एवं प्रतिष्ठित माता पिता की संतान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। रिचर्ड एडवर्ड स्वयं गुणवान और प्रतिष्ठावान मनुष्य था। इन्होंने एलिजाबेथ नामक स्त्री से विवाह किया था और वह भी उसी के समान थी। इन दोनों के वंशज विधानसभा के सदस्यों, महाविद्यालयों के अध्यक्षों आदि प्रतिष्ठित पद पर रहे तथा इनका एक वंशज तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी बना। व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व विशेष सामाजिक स्थितियों का कार्य है। यह बात उन परिवर्तनों में भी स्पष्ट हो जाती है जो व्यक्तियों के व्यक्तित्व में देखे जाते हैं। आमतौर पर लिंग भेद के कारण स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व में मौलिक अंतर माना जाता है। इस प्रकार स्त्री को सहनशील, कोमल, वात्सल्य और स्नेह की प्रतिमा कहा जाता है। वह संतान का पालन पोषण करती है और पुरुष का स्वभाव कठोर, परिश्रमी, बुद्धिमान, स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। पुरुष कठिन कार्यों में रुचि लेते हैं। 5वां है स्वभाव पर प्रभाव। स्वभाव व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है जिस पर वंश परंपरा का प्रभाव पड़ता है। स्वभाव व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार पर निर्भर करता है। आंतरिक व्यवहार की गति पर ग्रंथियों का भारी प्रभाव है। ग्रंथियां ही स्वभाव निश्चित करती हैं। लिंग भेद पर प्रभाव। वंश परंपरा के कारण ही स्त्री पुरुष के लिंग भेद व उसके शारीरिक लक्षणों में अंतर होता है। प्रत्येक ही इस बात को निश्चित करते हैं कि नवीन जीव पुरुष होगा या स्त्री।
ये प्रत्येक गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। स्त्री में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में एक्स व वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। बुद्धि पर प्रभाव। वंश परंपरा का बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः जिसके माता पिता बुद्धिमान होते हैं तो बच्चा भी बुद्धिमान होता है। अगला है प्रजाति पर प्रभाव। क्लीनबर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति नीग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। वंशानुक्रमियों द्वारा किए गए प्रयोग। F.N. फ्रीमैन ने एक प्रयोग किया और इसमें इन्होंने जुड़वा बच्चों और सगे भाई बहन और अन्य रिश्ते नाते के भाई बहन इत्यादि को चुना और इनके विभिन्न जोड़ों की बुद्धि परीक्षा लेकर प्राप्त अंकों के आधार पर सहसंबंध गुणांक निकाला। जोड़ों के प्रकार और सहसंबंध गुणांक। समयमज में है 90 और बंधु यमज में है 60 और सगे भाई बहन में है 50 और चचेरे भाई बहन में है 25। दूसरा है केली काक परिवार का अध्ययन। यह अध्ययन गोडार्ड ने किया। केली काक एक सैनिक था जिसने 2 शादियां की। उसकी पहली पत्नी मंद बुद्धि तथा दूसरी पत्नी चरित्रहीन थी। इस परिवार से चले वंश के 480 वंशजों में से केवल 46 व्यक्ति ही सामान्य थे। ज्यूक परिवार का अध्ययन। यह अध्ययन डगडेल ने किया। ज्यूक एक चरित्रहीन मछुआरा है और दुर्भाग्य से पत्नी भी चरित्रहीन ही मिली। इनसे चले वंश के 1200 वंशजों में अधिकतर चरित्रहीन तथा अपराधी प्रवृत्ति के ही थे। वातावरण का अर्थ है। वातावरण शब्द बहुत ही विस्तृत शब्द है। वातावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो बालक पर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक अपना प्रभाव डालता है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर परिधन आवरण यानी परि और चारों ओर तथा आवरण ढकने वाला, अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका वातावरण है। इसमें वे सब तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बाह्य वातावरण में वे सभी परिस्थितियां आती हैं जो सामूहिक या मिश्रित रूप से बालक के विकास और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। स्टीफन्स ने लिखा है कि बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही उत्तम प्रवृत्ति का होता है और जितने अधिक समय वह हानिकारक पर्यावरण में रहता है वह प्राय उतना ही उसका राष्ट्रीय मान करता जाता है। प्रमुख तत्व। नंबर 1 वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। दूसरा है वातावरण में सभी बाह्य तत्व आते हैं, अर्थात यह एक तत्व न होकर समूह तत्व होता है। तीसरा है वातावरण व्यक्तित्व को सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। एनआरसी के अनुसार वातावरण वह वस्तु है जो प्रत्येकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। स्टीफेंस के अनुसार एक बच्चा जिस वातावरण में अधिक रहता है वह उसी प्रकार का बन जाता है जैसे चतुर माता पिता की संतान भी चतुर होती है। बोरिंग लैंगफील्ड बेल्ट के अनुसार जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है। वुडवर्थ और मार्क्सवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जो बालक को अपना जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित करते हैं। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। वातावरण के प्रकार। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका परिवेश और पर्यावरण है। बालक जिस परिवेश वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। वातावरण को मुख्यतः 2 भागों में आंतरिक वातावरण और एवं बाह्य वातावरण में विभाजित किया गया है। आंतरिक वातावरण का आशय गर्भावस्था की उन परिस्थितियों से है जो भ्रूण को चारों ओर से घेरी रहती है। इसे अंतःकोशीय वातावरण भी कहते हैं। महाभारत काल की अभिमन्यु की कहानी से स्पष्ट होता है कि गर्भस्थ शिशु भी सुन व समझ सकता है, इसलिए माँ के स्वस्थ होने पर बालक में भी स्वस्थ होने के लक्षण प्रकट होते हैं। दूसरा होता है बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियाँ आती हैं जो सामूहिक एवं मिश्रित रूप से उसके बाह्य विकास और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। बाह्य वातावरण को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक वातावरण, इसे प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं, जन्म के बाद वातावरण से संपर्क होने पर जैसे हवा, पेड़ पौधे, घर, भोजन आदि भौतिक एवं जलवायु से संबंधित कारक हैं। दूसरा है इसका सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण का तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से है जो बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। मानव विकास समाज में प्रचलित सभी सामाजिक परिस्थितियाँ, रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, रहन सहन आदि सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। बालक पर वातावरण का प्रभाव। बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष पर प्रभाव। भिन्न भिन्न वातावरण के कारण चीन, जापान, अमेरिका व भारत के लोगों के शारीरिक आकार, रंग व रूप में विभिन्नता पाई जाती है।
दूसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव। भिन्न भिन्न वातावरण के कारण भूमध्य रेखा के पास रहने वाले तथा तटों के पास वाले लोगों की मानसिक स्थिति में भिन्नता पाई जाती है। शहर का शिक्षा के प्रति अच्छा वातावरण रहने के कारण वहाँ के बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है और गांव का वातावरण शुद्ध उचित होने के कारण बालक का शारीरिक विकास अच्छा रहता है। तीसरा है प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वर्णसंकरण न होकर वातावरण है। क्लार्क ने अमेरिका के कुछ गोरे और निग्रो प्रजाति के लोगों की बुद्धि परीक्षा ली, जिससे पता चला कि निग्रो प्रजाति का बुद्धि स्तर गोरे प्रजाति के बुद्धि स्तर से निम्न है, क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के जैसा समाज शैक्षिक सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता। बुद्धि पर प्रभाव। वातावरण का भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। मोगली व टार्जन को शैक्षिक एवं सामाजिक वातावरण नहीं मिल पाया, अतः उनकी बुद्धि लब्धि सामान्य व्यक्ति से कम रही। बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरोन के जंगली का बालक के उदाहरण से की जा सकती है। किसी बालक को जन्म के बाद भेड़िया उठा ले गया और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच हुआ। कुछ शिकारियों ने उसे पकड़ लिया और उस समय वह 11 से 12 वर्ष का था। उसकी आकृति पशुओं जैसी थी। वह पशु के समान ही हाथ और पैर दोनों से चलता था। वह कच्चा मांस खाता था और मनुष्यों के समान बोलने और विचार करने में क्षमता भी नहीं थी। बाद में उसको मनुष्य के समान सभ्य एवं शिक्षित बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन सभी प्रयास विफल हुए। R.S. वुडवर्थ का कथन है कि वंशानुक्रम व वातावरण संबंध जोड़ के समान न होकर गुण के समान अधिक है। अतः व्यक्ति इन दोनों तत्वों का गुणनफल है, योगफल नहीं है। वातावरण के महत्व को लेकर मुख्य अध्ययन कारा पर हाजर अध्ययन। इस अध्ययन में यूनान राजकुमार पर काल कोठरी में अध्ययन किया गया। बेलमैन का अध्ययन। इस अध्ययन में नर्सरी पाठशाला के 600 बच्चों पर अध्ययन किया गया, जिनके बुद्धि लब्धि अंक में वातावरण के कारण 6 अंक की वृद्धि हुई। गोर्डन अध्ययन। इस अध्ययन में नागरिकों के बच्चों पर अध्ययन किया गया, जिसमें बुद्धि पर वातावरण को महत्वपूर्ण माना। चौथा है अमला कमला अध्ययन। इस अध्ययन में भारत में 1921 में बंगाल के जंगल में अध्ययन किया गया। पांचवा है लुकाज अध्ययन। इस अध्ययन में 1904 में लुकाज बालक को लंगूर के उठा ले जाने वाला व्यवहार का अध्ययन किया गया। कैलग ओवा बैलक अध्ययन। इस अध्ययन में 7 माह के चिंपांजी व 10 माह के बच्चे का अध्ययन किया गया, जिसमें वातावरण में एक साथ चिंपांजी के साथ बालक का समान अध्ययन किया। कैंडोल अध्ययन। इस अध्ययन में फ्रांस में 552 विद्वानों का अध्ययन किया गया, जिसमें कैंडोल ने वंशानुक्रम की अपेक्षा बुद्धि पर वातावरण को महत्वपूर्ण माना। होगो मछली के अंडे पर तापमान का अध्ययन किया गया। हंट विवेक के अनुसार व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ सीमा तक आनुवंशिक व वातावरणीय कारकों का प्रतिफल है। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का महत्व। मन के अनुसार वास्तव में मानव का निर्माण वंशानुक्रम एवं वातावरण द्वारा होता है। वुडवर्थ और मार्विक्स व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं अपितु गुणनफल है। मैकाइवर व पेज के अनुसार वातावरण एवं वंशानुक्रम किसी को भी एक दूसरे से कम नहीं किया जा सकता। नंबर ए, वंशानुक्रम का महत्व। वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक भिन्नता होती है। शिक्षक यह जानकर उनके शारीरिक विकास में योग दे सकता है। इसके कारण बालकों की क्षमता में विभिन्नता होती है। यह जानकर शिक्षक कम प्रगति करने वाले बालकों को सहायता कर सकता है। बालक व बालिकाओं में लिंगीय भेद वंशानुक्रम के कारण होता है। शिक्षक उनके लिए उनकी क्षमता अनुसार उपयुक्त विषयों का अध्ययन कराता है। वंशानुक्रम से ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त होती है। वंशानुक्रम के कारण बालकों में ऐसी कई प्रवृत्तियाँ होती हैं जो वांछनीय तथा अवांछनीय होती है। शिक्षक यह जानकर वांछनीय प्रवृत्तियों का विकास व अवांछनीय प्रवृत्तियों का दमन तथा परिष्कार कर सकता है। बी है वातावरण का महत्व। शिक्षक बालक के मोहल्ले, खेल मैदान आदि के वातावरण के बारे में जानकर उनमें सुधार कर सकता है। बच्चों का पढ़ने में मन लगे, इसके लिए उत्तम शैक्षिक वातावरण कक्षा में बनाए रखता है। सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप विरासत को बचाता है और शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा संवेदनाओं के अनुसार बनाता है। वातावरण से बालक के चरित्र का निर्माण होता है, यह बात यूनेस्को ने बताई। इस बात को जानकर शिक्षक उत्तम वातावरण का निर्माण कर सकता है। वातावरण ही बालकों के उत्तम भावी जीवन की दिशा निर्धारित करता है तथा शिक्षक बालकों के विकास की दिशा के अनुसार वातावरण का निर्माण करता है। बालकों को समाज में रहने की प्रेरणा विद्यालय वातावरण को उत्तम बनाकर दी जा सकती है। बालक का विकास वातावरण और वंश परंपरा दोनों का फल है, न कि एक का। वंश परंपरा गुण वातावरण बराबर बनेगा विकास। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बराबर डेवलपमेंट। ये भी जाने। बाल विकास के सिद्धांत हैं, उसके प्रवर्तक हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है फ्रायड है।
मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत हैं एरिक्सन है। नैतिक विकास के सिद्धांत हैं कोहलबर्ग, और सामाजिक सामयिक परिस्थिति सिद्धांत के हैं यूरी ब्रोन फेन वेनर। भाषाई विकास के सिद्धांत हैं नोम चॉम्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है वाइगोस्की। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है जीन पियाजे, और परिपक्वता का सिद्धांत है गैसेल। कुछ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सैमुअल स्माइल चरित्र आदित्यों का संगठित पुंज है। भाषा का सापेक्षवादी सिद्धांत बुहार्क है। थैलेमस शरीर की साधारण क्रिया पर नियंत्रण पाना थैलेमस कहलाता है। हाइपोथैलेमस भावनाओं संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण। 3R लिखना पढ़ना गणना करना। 4H मानसिक विकास, भावात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास होता है। 3H का श्रेय वर्तमान शिक्षा के विकास का श्रेय होता है पेस्टालॉजी ने किया था। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के प्रवर्तक हैं प्रेयर हैं। प्रेयर ने 1882 में इस विधि का प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से किया। लंबात्मक विधि के प्रवर्तक हैं काल्सी गैरिसन हैं। प्रभाविकता व वियोग का नियम है मेंडल ने दिया था। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत विलियम वुंट ने दिया था। रूसो ने अपनी पुस्तक EMILE में बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया। काल्पनिक शिष्य का नाम भी EMILE है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिलीन है जो शिकागो के हैं 1909 में। हेडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध किशोरावस्था से है। किशोर की रुचियों में 15 वर्ष तक स्थिरता आ जाती है। के स्ट्रॉन्ग के अनुसार वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रभाविकता व वियोग का नियम मेंडल द्वारा दिया गया। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बालकों से कुछ उम्मीदें रखता है जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहते हैं, जिसे इसे एबिंगहर्स्ट ने विकासात्मक पाठ कहा है। अगला है विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन एबिंगहर्स्ट ने किया। 4 वर्ष के बालक में कल्पना की सजीवता पाई जाती है, कुप्पू ने कहा है। कोई भी 2 बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं हो सकते हैं, हॉलॉक ने कहा है। 15 से 16 वर्ष में शारीरिक विकास की गति तेज होना तारुण्य विकास लहर कहलाता है। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास के लिए निश्चित जीवन व क्रियाएं तथा व्यवहार प्रदान किए जाते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय संरचनावाद 1879 में यह सबसे पहला प्राचीन समुदाय है। इसके प्रवर्तक विलियम वुंट और टिचनर हैं। प्रकार्यवाद और कार्यवाद 1900 में प्रवर्तक, और इसके प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स और एंजल डीबी। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्राइड। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक हैं मूल प्रवर्तक हैं मैक्स वर्दिमर, और सहयोगी प्रवर्तक हैं कोहलर, कोफका और कोर्टलेबन। व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं JB वाटसन अमेरिका। प्रेरकीय प्रयोजनवाद संप्रदाय प्रवर्तक हैं विलियम मैकडूगल, और संज्ञानवाद के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। मानवतावाद के प्रवर्तक हैं मैस्लो व रोजर्स। साइचरवाद के हैं अनुभव पर बल, और प्रवर्तक हैं इसके जॉन लॉक। इसके वस्तुनिष्ठ के प्रश्न अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए।